जानते हो टॉपर लोग क्या करते हैं? टॉपर लोग एक फॉर्मूले पर ना कम से कम 5 सवाल लगाते हैं, वो भी सेम थीम पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर है, तो वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस है ना, तो कभी करंट इंटू रेजिस्टेंस डालेंगे V निकालेंगे, V इंटू आई डालेंगे R निकालेंगे, V और R से I निकाल लेंगे। तो एक ही थीम पर कम से कम 6-7 सवाल करते हैं और उस फॉर्मूले को पक्का कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपर स्ट्रेटेजी को मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए सारे के सारे फॉर्मूला एक ही इस वीडियो के अंदर लेकर के आ गया हूं। कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरी क्लास 10th की फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको सारे मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो, लेकिन आपके फायदे में जरूर होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को, सारे के सारे फिजिक्स फार्मूला एक शॉट के अंदर। हाँ जी, तो टोटल 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के जो कि आपकी क्लास 10 बोर्ड के सिलेबस में आ रहे हैं, उसमें से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, बाकी दोनों थ्योरी बेस्ड है। तो थ्योरी वालों की तो क्या ही बात करनी, उनको तो आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है और उसके ऊपर बने हुए सवाल आप लोगों ने करने हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, खासकर लाइट की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो उसमें काफी सारे फॉर्मूला हैं। अब ये सारे फॉर्मूला अगर आपके पास लिखे हुए मिल जाएंगे जगह पर और आप इनको अपने पास कॉपी कर ले, अपने पास एक नोटबुक के फॉर्म में उसको एक पेज पर उतार लें कि भाई ये वाला जो पेज है इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पेज हो गया, ये वाला लाइट का पेज हो गया, और इसको सामने चिपका लो अपनी टेबल पर, जहां पर भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वहां पर इसको सामने चिपका लो। अगले 10 दिनों के अंदर आप कमाल देखना, जब जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे फॉर्मूला आपके सामने होगा, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग सवाल को कर रहे होगे और फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। यही करता है टॉपर बच्चा, बताता नहीं है पर यही करता है ना, लेकिन मुझे तो बताएगा ना, टॉपर बच्चा तो मेरा ही बच्चा है, तो मुझे तो बताएगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई किस तरीके से पढ़ाई करते हो कि आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाते हैं? तो कहता देखते ही हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, सच सच बता क्या होता है? कह रहा सर मैंने ना फॉर्मूला शीट बना रखी है और शीट बना करके चिपका रखी है। मैंने कहा ये तो हम कब से बोल रहे हैं बच्चों को कि अपने हाथ से फॉर्मूला शीट बनाओ और चिपकाओ, बनाओ और चिपकाओ। तो बोल रहे कि सर ये करते नहीं है। हाँ हाँ तो कर देंगे कि हाँ हाँ बनाएंगे, लेकिन बनाते नहीं है, और बना भी लेते हैं ना तो चिपकाते नहीं है। चिपकाने का एक अलग ही मेथड है भाई, चिपकाने की एक अलग ही कला है भाई। अगर आपने उसको चिपका लिया, फॉर्मूला शीट बना करके कहीं घुसा करके गद्दे के नीचे नहीं रखने के लिए होती है, वो सामने चिपकाने के लिए होती है। तो फॉर्मूला शीट बनाई और सामने चिपका ली, और फिर उस फॉर्मूला शीट का यूज भी करना है आपने। सिर्फ चिपका देने से याद नहीं होगा, उस फॉर्मूला शीट का यूज भी करना। जब भी आप न्यूमेरिकल करने बैठे, पढ़ाई करने बैठे, अपनी स्टडी टेबल के सामने उस शीट को, अगर आपकी आंखों के सामने वो सारे फॉर्मूला दिख जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो आपके सवाल से धड़ाधड़ सॉल्व होंगे। और सेम थीम पर अगर 4 से 5 सवाल आप कर जाते हो, कोई भी रिफ्रेशर उठा लो, कहीं से भी कोई रेफरेंस बुक मिलती है वो उठा लो, जहां से मन करे वहां से उठा लो, या इंटरनेट पर टाइप कर लो भाई कि इस फॉर्मूले पर हमको 6 क्वेश्चन चाहिए, 10 क्वेश्चन चाहिए, वो सवाल आपके सामने निकल के आ जाएंगे। सिर्फ 5 से 6 सवाल करने पर फॉर्मूला, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लाइट की बात करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं लाइट तो छोटा चैप्टर है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, उसमें थोड़े ज्यादा फॉर्मूले हैं। चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले आता है चार्ज। तो चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बनता है सबसे पहला, Q इज इक्वल टू एनी, कि भाई चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करोगे आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ये बच्चों को जनरली याद होता है, याद कर लेना चाहिए आपको इसको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन से तो नेट चार्ज निकल के आ जाएगा किसी भी बॉडी के ऊपर। ऐसा यूनिट यहां पर ध्यान रखने वाली है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, शॉर्ट में C से लिखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करंट पर। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम, I बराबर Q/T। करंट को I से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो होता है वो एम्पियर होता है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर में से, उसी को करंट बोलते हैं। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चीज आती है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी कितनी मेहनत कर रही है चार्ज को चलाने में, बैटरी का कितना जोर लग रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी के ऊपर वोल्ट जो लिखी होती है वो इसी को सिग्निफाई करती है कि बैटरी कितनी मेहनत करने वाली है चार्ज के ऊपर। बहुत सिंपल सी लाइन में वन लाइनर कॉन्सेप्ट भी आपको दे रहा हूं ताकि फॉर्मूला केवल रटो नहीं, समझो भी। V बराबर W/Q यानी वर्क डन अपॉन में चार्ज, W अपॉन में Q, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, लिखी जाती है V से, और वर्क डन की, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, लिखी जाती है J से। हर चीज लिखी मिल रही है इस वीडियो के अंदर, आप बस नोट करते जाइएगा चीजों को। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बेटा ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ रिलेशनशिप देता है आपको वोल्टेज और करंट के बीच में, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR। वीर बोल के बच्चे इसको याद भी रख सकते हैं। V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावट। कभी भी करंट अगर चलता है, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे एटम बैठे होते हैं जो कि उसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। उन्हीं की वजह से रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस का कारण वही दूसरे एटम्स बनते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो ओम ही होती है, और ओम को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं। नेक्स्ट आती है रेजिस्टेंस की बात, यानी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस किस पर है। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है रो, L और A पर। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, यानी मटेरियल कैसा है। मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है। SI यूनिट इस रो की यानी रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, और सिंबॉलिकली लिखा जाता है ओमेगा M से।
साथ में आती है लेंथ, नीचे आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे कहते हैं तार की लंबाई, इसे कहते हैं तार की मोटाई, इसे कहते हैं तार का मटेरियल। इन सब चीजों पर रेजिस्टेंस तार की डिपेंड करती है, वायर की डिपेंड करती है। लेंथ की यूनिट मीटर है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस इन सब चीजों से मिलकर के बनती है। आगे चलते हैं फटाफट से। अब आती है सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले। बहुत इजी फॉर्मूले हैं। सीरीज मतलब जब रेजिस्टेंस सब एंड टू एंड ज्वाइन हो, एक ही वायर में ज्वाइन होती हैं, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 R2 R3 सीधे सीधे ऐड होते हैं। और जब किन्हीं दो जॉइंट्स के अक्रॉस पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होती हैं तो फॉर्मूला होता है 1/R करके आता है। एंड में इसको रेसिप्रोकल करके निकालना पड़ता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है, करंट रिमेन्स सेम। सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल यानी वोल्टेज डिवाइड करती है, और पैरेलल में इसका उल्टा होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड करता है क्योंकि पाथ डिवाइड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि वोल्टेज रिमेन सेम, पोटेंशियल जो है वो पैरेलल में सेम रहता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर इन फॉर्मूलों को डिराइव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आती है चीज एनर्जी के फॉर्मूले और पावर के फॉर्मूले। अगेन बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इन पर से सवाल बनते हैं। एनर्जी का जो लिखने का तरीका है वो ई है, यूनिट इसकी जूल है। पावर को पी से लिखते हैं, यूनिट इसकी वाट है। तो जो भी नई यूनिट है वो यहां पर लिखी हुई है, आपने अपने पास नोट भी कर लेनी है, गड़बड़ नहीं करनी यूनिट को लेकर के। आधा नंबर बेवजह गवा दोगे अगर आपने यूनिट की गड़बड़ करी तो। तीन फॉर्मूला एनर्जी के लिखे हुए हैं, पहला है वीआईटी, दूसरा है आई स्क्वायर आरटी, तीसरा है वी स्क्वायर बाय आर इनटू टी। आप सभी को जानते हो आई वी आर और टी। आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, वी मतलब वोल्टेज और टी मतलब टाइम। जितना टाइम लग रहा है करंट को फ्लो होने में, सेकंड्स के अंदर उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। ऐसे पावर का जो बेसिक फॉर्मूला क्लास 9 से वो वर्क अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम होता है, उन्हीं से ड्राइव करके हम ये सारे फॉर्मूले निकालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पावर के भी तीन फॉर्मूले हैं, एक है वी आई, एक आई स्क्वायर, एक है वी स्क्वायर बाय आर। ये वाला जनरल फॉर्मूला है, ये वाला जनरली सीरीज के अंदर यूज करना चाहिए, ये वाला जनरली पैरेलल के अंदर यूज करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, और आपको भी सवाल करते करते ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्यों ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये सीरीज के लिए है और ये पैरेलल के लिए है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लाइट पर। हाँ जी, लाइट के लिए सबसे पहला फॉर्मूला जो देखने को आता है वो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप। वो होता है R बराबर 2F या फिर F इज इक्वल टू R/2। F का मतलब फोकल लेंथ। कभी भी पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस अगर नापा जाएगा तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये रेडियस ही है इस पूरे गोले की, है ना, और इसका हाफ कर दिया जाएगा तो इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। स्मॉल f से इसका डिनोशन होता है। सब चीजें सेंटीमीटर के अंदर ही होती हैं। फिर आता है मिरर फॉर्मूला, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 v प्लस 1 u। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस। और ऐसी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है, ये बाय डेफिनेशन आया हुआ है, इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट, hi यानी हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सब कुछ सेंटीमीटर में अगेन लिया जा रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो मैग्निफिकेशन का जो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है वो है hi/ho, और जो डिराइव करके निकाला जाता है 12th क्लास में डेरिवेशन आएगी, m इज इक्वल टू -v/u। ये सब आपको याद करने होते हैं, अपने हाथ से लिख करके अगेन चिपका लेने हैं आपने। ऐसा यूनिट्स क्या है, सारी लेंथ या तो सेंटीमीटर में होंगी और रेयरली कभी कभी मीटर में भी हो सकती है। और m यूनिटलेस है, यानी ये जो मैग्निफिकेशन लिख रहे हो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये तो रेशियो होता है दो लेंथ्स के बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हम लोग चलते हैं अब रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला पर। पिछले वाले रिफ्लेक्शन के थे, ये रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले। सबसे पहले आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इस चीज को बताता है कि भाई अगर लाइट किसी एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में घुसी है तो कितने एंगल पर वो बेंड करेगी, और वो एंगल किन बातों पर डिपेंड करेंगे। तो भाई डिपेंडेंसी इन सब पर आती है। लिखा हुआ है साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर। ये जो रेशियो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NBA का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A के डिपेंड करता है। यानी लाइट A से आ रही हो, B में जा रही हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B का ऊपर रखना, A का नीचे रखना, और वेलोसिटीज A की ऊपर रखना, B के नीचे। ये दोनों उल्टे होते हैं। NB देखो यहां है, यहां B भी है, यानी वेलोसिटी। ठीक है, और उसी के रेशियो में वेवलेंथ भी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी A/B है तो वेवलेंथ भी A/B होगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये फॉर्मूला है, याद करने की जरूरत है आपको इस फॉर्मूले को भी। ऐसा यूनिट वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, लैम्डा जो कि वेवलेंथ है, क्योंकि लाइट एक वेव है इसलिए मीटर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं। जनरली ये यूनिटलेस होता है। क्यों यूनिटलेस होता है? क्योंकि या तो वेलोसिटीज का रेशियो है ये, या फिर ये वेवलेंथ का रेशियो है। तो ऊपर नीचे जितने भी रेशियो होते हैं वो सब तो कट ही जाते हैं, उनकी यूनिट्स तो कटनी है। तो इसलिए ये भी कैसा है, यूनिटलेस ही है। दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि जब लाइट एयर से आए और किसी भी मीडियम में जाए तो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा जाएगा, C/V। C क्या है? C है लाइट की स्पीड एयर में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में। ये ऊपर एयर या वैक्यूम हो तो समझ जाना एब्सोल्यूट की बात हो रही है। और सर दूसरा कौन सा है? दूसरा है रिलेटिव। उसमें एयर और वैक्यूम की बात पहले नहीं होती है, कोई और मीडियम की बात चलेगी। तो कोई और मीडियम से निकल के किसी और मीडियम में जा रही है, जैसे ए से बी में जा रही है तो बस बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा। ऐसे ही लिखना है। जिसमें लाइट घुसती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। यहां एक्स में घुस रही है, एक्स का निकाल रहे हैं, यहां बी में घुस रही है, बी का निकाल रहे हैं।
ठीक है, और इक्वल टू में वेलोसिटीज का रेशियो लिखोगे ना, तो वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, जहां से आ रही है और जहां जा रही है VA by VB, देखो यहां लिखा भी हुआ है एन बी कॉमा इज इक्वल टू VA by VB। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपने फॉर्मूलों को याद तो करना ही है, लेकिन समझते हुए याद करना है, केवल सीधा सीधा रट्टा नहीं मार लेना, ऐसे नहीं लग पाएंगे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट के साथ ही फॉर्मूले लगते हैं हमेशा। ठीक है जी। फिर आता है भाई अपना लेंस फॉर्मूला, आसान है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, वो +1/u था, ये -1/u है। मैग्निफिकेशन वहां पर -v/u था मिरर में, यहां +v/u है, लेंस में ऐसा ही होता है। और ये वाला फॉर्मूला दोनों में कॉमन ही है, क्योंकि बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन यही होती है कि इमेज की हाइट का रेशियो कितना है ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले। बढ़िया। पावर ऑफ द लेंस आता है लास्ट टॉपिक हमारा, और पावर जो होती है वो होती है 1/f, f मतलब फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगी पावर कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम होगी पावर ज्यादा हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, इनवर्सली क्या, ये तो रेसिप्रोकल ही है एक दूसरे के, ऐसे कहना चाहिए। पावर की यूनिट होती है डायप्टर। ये फॉर्मूला तब लगाना जब आपको फोकल लेंथ मीटर में दी हो, लेकिन जनरली होता यह है कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाती है भाई, तो इसलिए 100/f वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला, इसको भी आप याद रखें, इसको भी आप नोट करें, क्योंकि फोकल लेंथ सीधी सीधी या सेंटीमीटर में रखो और आपका आंसर सीधा सीधा पावर डायप्टर में निकल करके आएगा। जादू वाला फॉर्मूला हो गया भाई ये तो, है ना। इसी के साथ एक बात और आपने ध्यान में रखनी है बेटा, ये आखिरी बात है कि भाई आप एम की हेल्प से नेचर और साइज भी फाइंड करते हो, है ना। मैं तो इनको वेपन्स कहता हूं। एक बार हुआ ये कि मैं इसको टूल्स कहा करता था, तो बच्चों ने बोला सर ये टूल नहीं है, ये तो हथियार की तरह काम आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनका नाम अब चेंज कर देते हैं, तो मैंने इनका नाम रख दिया वेपन्स। तो ये भाई एक टाइप के वेपन्स हैं। एम की वैल्यू अगर आपको निकालनी आती है, एम की वैल्यू अगर आप कहीं से निकाल लेते हो, आपको पता चल जाते, या फिर मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन ही होती है कि एम की वैल्यू इतनी है, तो उसका साइन देख करके आप बता सकते हो नेचर कैसा होगा। आप वैल्यू देख करके, उसका मैग्नीट्यूड देख के बता सकते हो कि उसका साइज क्या होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू या मैग्निफिकेशन का साइज 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करता हो, जैसे 0.2, 0.36, 0.89, 0.55, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही हो, समझ जाना आपकी इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी है। अगर m की वैल्यू 1 आए तो मतलब सेम साइज की बन रही है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी बन रही है तो एनलार्ज्ड है, बड़ी है, साइज में 2 है, 3 गुना है, 10 गुना है, वो ये m बताएगा कितने गुना है। समझ गए। तो साइज कौन बताता है, एम बताता है, और नेचर भी एम बताता है। बेटा अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो समझ जाना वर्चुअल और इरेक्ट है नेचर, और नेगेटिव में आ जाए समझ जाना रियल और इन्वर्टेड है नेचर। इसी के साथ